हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम 11वीं की फिजिक्स में देखेंगे मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, तो अध्याय 2 है। ठीक ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो पहले समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां ठीक। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी कि वे राशियां जिनको हम एक संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं और उनको किसी न किसी रूप में जो है मापते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारी लंबाई हो गई, मान लीजिए हम कहते हैं 2 किलोमीटर लंबाई है। तो जो लंबाई है, तो लंबाई को हम किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, एक जो है संख्या के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो लंबाई को हमने कितना कर दिया, 2 किलोमीटर है या 2 मीटर है। ठीक है ना। यानी कि जो एक भौतिक राशि, मैंने क्या बताया, जो भौतिक राशियां होती हैं उनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो है मापा जाता है। ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर मान लीजिए लंबाई कह दिया या 2 मीटर लंबाई कह दिया और 2 किलोग्राम द्रव्यमान कह दिया। ठीक है ना। यानी कि द्रव्यमान को हम किसके द्वारा मापते हैं, यानी कि द्रव्यमान को जब हम मापते हैं तो एक जो संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है वो कितना है, 2 किलोग्राम है। तो भौतिक राशियां होती हैं उनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और उनको किसी न किसी रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं परिभाषा। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण, जैसे कि जो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है ना, इत्यादि। ठीक, देखो लंबाई को मान लीजिए, हम लंबाई को मान है कि कितने मीटर लंबाई, 2 मीटर लंबाई है, यानी कि उसको हम संख्या द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मीटर हो गया, समय मान लीजिए 2 सेकंड हो गया और द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो गया। तो यानी कि इनको एक हम संख्या द्वारा व्यक्त कर रहे हैं और इनको किसी न किसी रूप में मापा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक राशियाँ। अब देखते हैं मापन। मापन क्या होता है, अब देखो जब ये भौतिक राशियां हैं, ठीक है ना, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, ठीक है ना, इत्यादि, तो इनको मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मापन। उसे मापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे मापन कहते हैं। जैसे लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर। जैसे लंबाई को मीटर से
मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से इत्यादि। इसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी कि भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। नंबर एक मूल राशियां। नंबर दो व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना, व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है ना। तो पहले समझते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। यानी कि वे राशियां जिन्हें मतलब कि प्रकट करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें जो है मूल राशियां कहते हैं। ठीक है ना। इन राशियों को लिखने के लिए यानी प्रकट करने के लिए हमें किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इन्हें मूल राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता पड़ती है। ठीक है ना। यानी कि अन्य राशियों की क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। नंबर एक मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? देखते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देख लंबाई हो गई। लंबाई को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। लंबाई यानी कि जो हमारी लंबाई को हमने मीटर में व्यक्त किया, हमें इसको लंबाई को मापने के लिए किसी दूसरे मतलब राशि की सहायता नहीं पड़ी। तो लंबाई का मात्रक कोई से भी मीटर होता है। तो जैसे लंबाई हो गया, यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो हम देख लेते हैं, यानी कि मूल राशि क्या होती है? लंबाई हो गया हमारा। लंबाई। द्रव्यमान को किससे नापते हैं? किलोग्राम से। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय सेकेंड, समय, ताप, विद्युत धारा इत्यादि। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। ठीक है ना, लिख लेते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है। नंबर एक देखते हैं। नंबर एक लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, विद्युत धारा, ज्यामिति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक है ना। यानी कि हमारी मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7। एक लंबाई होगा, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, अब देखो, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, जो मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं, देखो, जैसे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको मालूम है कि यानी कि दूरी या लंबाई, ठीक है ना, बराबर होता है, यानी कि दूरी या लंबाई जो है हमारी ये मूल राशि है, समय भी हमारी मूल राशि है। अब देखो, जो चाल हमारा निकल रहा है तो यानी कि इन्हीं मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो चाल है इन्हीं मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि चाल हमारा क्या है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो और इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का, इसका मीटर, दूरी का होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि समय कितना है? समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है ना। यानी कि चाल का मात्रक क्या हो गया? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पर चाल जो है दूरी मूल राशि है, समय मूल राशि है, इन्हीं मूल राशियों की सहायता से जो उत्पन्न होती है या व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहाँ पर चाल क्या है? हमारा व्युत्पन्न राशि है, ठीक। तो ठीक है। अब देखते हैं मापन की प्रणालियाँ, ठीक है। मापन की प्रणालियाँ यानी कि उनके मतलब कौन किस तरीके से उनको मापते हैं, जो राशियाँ होती हैं उनको कैसे मापते हैं, तो वही प्रणाली है मापन की प्रणालियाँ। मापन की कितने प्रणाली हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी जो राशियाँ हैं उनको हम जो है 3 तरीके से, यानी कि कुल 3 प्रणालियाँ हैं मापने की। कितनी प्रणालियाँ हैं? 3 प्रणालियाँ हैं। तो लिखते हैं मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ हैं, ठीक है ना। 3 प्रणालियाँ हैं। मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ हैं, ठीक। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 क्या है? MKS प्रणाली, MKS प्रणाली, CGS प्रणाली, CGS प्रणाली, ठीक है। FPS प्रणाली, ठीक। अब मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, MKS प्रणाली क्या होता है, CGS प्रणाली क्या होता है, और जो है FPS प्रणाली क्या होता है, ठीक है ना। और जो MKS प्रणाली है इसी को SI सिस्टम यानी कि SI अंतरराष्ट्रीय सिस्टम मतलब पद्धति, ठीक है ना। SI पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। SI पद्धति भी, ठीक है ना। यानी कि MKS प्रणाली, इस समय जो है हम MKS प्रणाली का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी राशि को मापने के लिए MKS प्रणाली यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम SI पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो पहले मापते थे CGS प्रणाली, ठीक है ना, इसका प्रयोग पहले होता था, अब इनका प्रयोग जो है बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है।
तो एमकेएस प्रणाली क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में यानी कि जो हमारा लंबाई को मीटर, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पद्धति भी कहते हैं इसको, ठीक है। और नंबर दूसरा है सीजीएस प्रणाली, यानी कि इसमें जो है लंबाई को हम सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम से, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा क्या है, एफपीएस प्रणाली, ठीक है ना। अब इसमें जो है हम लंबाई को किस में नापते हैं, फिट में नापते हैं, यानी कि फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, ठीक है ना। यानी कि ये 3 प्रणालियां हैं। इसमें एक बार फिर बता रहा हूँ, एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई सामान रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे में कोई एक जो बॉक्स है, ठीक है ना। इस बॉक्स में कितने रुपए हैं, 100 रुपया, एक एक के सिक्के रखे हैं 100 रुपया, ठीक, एक एक के 100 रुपये रखे हैं। अब मान लो हम एक बार जब इसको गिनते हैं, तो जब हमने एक बार गिना, तो जब हम गिन रहे हैं तो उसमें हमारे कितने निकल गए, 97 रुपये मान लो हम गिन पाया। यानी कि हमारे इस बॉक्स में 100 रुपये रखे हैं, एक एक के सिक्के, हम इनको गिनते हैं तो हमने गिना कितने हैं, 97, ठीक है ना। फिर हम जब दोबारा गिन पा रहे हैं, तो जब दोबारा गिनते हैं तब हम निकाल पा रहे हैं 98। जब हम तिबारा गिन रहे हैं तब हम निकाल रहे हैं उसमें 99 रुपये मान लो निकाल पा रहे हैं। जब हम 4 बार गिन रहे हैं, चौथी बार, तब हम पा रहे हैं कि हमारे 101 रुपये हैं। यानी कि जब हम हमारे बॉक्स में 100 रुपये रखा है, ठीक है ना, जब हम उनको गिन रहे हैं, एक बार गिने तो 97 रुपये निकले, दोबारा गिने तो 98 निकले, तिबारा गिने 99 और चौथी बार मान लो गिने तो हमारे कितने निकले, 101। यानी कि चारों बार हमने क्या पाया, अलग अलग पाया, ठीक है ना। और वास्तविक मतलब वास्तविक मान हमारे पास कितना है, यानी कि वास्तविक रुपये हमारे पास कितने हैं, 100 रुपया। अब हम जब उनका प्रेक्षण कर रहे हैं, यानी कि उनको जब हम माप रहे हैं, गिन रहे हैं, तो हमने कभी 97 पाया, कभी 98 पाया, कभी 99, कभी 101, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने अलग अलग पा रहे हैं, ठीक है ना, रिजल्ट हमारा अलग अलग आ रहा है। तो यानी कि जो वास्तविक मान है, ठीक है ना, 100 रुपया वास्तविक मान तथा ये जो प्रेक्षित मान है, ठीक है ना, इनके बीच अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास वास्तविक मान 100 रुपया, ठीक है ना, वास्तविक मान कितना है, 100 रुपया, ठीक है। अब जब हम इस बॉक्स में रखे रुपए को माप रहे हैं, यानी कि उनका प्रेक्षण कर रहे हैं, तो एक बार 97 पा रहे हैं, एक बार 98 पा रहे हैं, एक बार 99 पा रहे हैं, एक बार 101 पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक मान तो हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है ना। और जब उसका प्रेक्षण कर रहे हैं तो एक बार 97, 98, 99 पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षण से, ये जो हमारे प्रेक्षण करने पर जो हमने मान प्राप्त किया, इनके मानों के बीच अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखते हैं, किसी मापित राशि के वास्तविक मान हमारा कितना है, 100 रुपया। किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षण से प्राप्त मान, यानी कि जब हमने उनको मापा तो यानी कि प्रेक्षण से हमने कौन कौन से मान प्राप्त किए, 97, 98, 99, ठीक है ना। प्रेक्षण से प्राप्त मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा यानी कि 100 - 99 कर देंगे
तो 100 माइनस 97 कर देंगे, जो भी अंतर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। इसी तरह वास्तविक मान ये है, प्रेक्षण से प्राप्त मान ये है, इसको घटा देंगे, फिर इससे इसको घटा देंगे, ठीक है ना, और इससे इसको घटा देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो भी बड़ा होगा उसी से घटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो निरपेक्ष त्रुटि बराबर, लिख लो निरपेक्ष त्रुटि बराबर, निरपेक्ष त्रुटि बराबर, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान। अब देखो ये वाला चिन्ह यानी कि ये बताता है जो भी हमारा बड़ा है हम उसी से घटाएंगे, ठीक है ना। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, ठीक, ये हो गया। किसी राशि का, माना किसी भौतिक राशि का, भौतिक राशि का वास्तविक मान, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान कितना है, ए मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था 100 का, तो मान लेते हैं ए, ठीक है ना। तथा विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मान, विभिन्न प्रेक्षणों से, विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मान, प्राप्त मान क्रमशः, यानी कि हमने जब एक बार, यानी कि हमारे पास वास्तविक मान कितना है, 100 ए है, ठीक है ना। जब हम उसको माप रहे हैं तो एक बार A1 पा रहे हैं, ठीक है, एक बार A2 पा रहे हैं, एक बार A3, इसी तरह हम n तक जो जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जब हमारे पास वास्तविक मान कितना है, A है, अब जब हम उसको पा रहे हैं तो A1 पा रहे हैं, A2 पा रहे हैं, A3 डॉट डॉट n तक जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तब निरपेक्ष त्रुटि, तब निरपेक्ष त्रुटि, तब निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कितना आ जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं। तब निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और इनमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ पर फार्मूला लिखा है ना, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ठीक है ना। तो वास्तविक मान में कितना है हमारा A, ठीक है, और प्रेक्षित द्वारा प्राप्त मान कितना है, A1 A2 A3। तो देखते हैं, तो जो हमारा घटाने पर आएगा तो उसको डेल्टा मान लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए A से हम A1 घटा रहे हैं तो डेल्टा A1 आ रहा है हमारा कितना, डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा A, ठीक है ना। अब इसमें से जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे, A1। इसी तरह डेल्टा A2, ठीक है ना। अब देखो वास्तविक मान ये है, प्रेक्षित मान ये है, अब इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा इनका अंतर, इनका अंतर आ गया डेल्टा A2 आ गया, तो A डेल्टा A2। इसी तरह हम कर पा रहे हैं, n तक जा रहे हैं तो डेल्टा an बराबर A माइनस an, ठीक। तो ये हो गया हमारे क्या है, ये हमारी के निरपेक्ष त्रुटि हो गई, ठीक है। तो लिख लीजिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।